नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर मैं नाथ पब्लिकेशन की एक नई किताब भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो अपनी किताब है, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भारतीय इतिहास, इस किताब का ये कवर पेज है। भारतीय इतिहास मानव की उत्पत्ति से देश की आज़ादी तक, जिसको लिखने वाले पवन भंवरिया सर हैं, राजवीर शिलाइट सर हैं, मंजू नेहरा मैम है, विक्रम शिलाइट सर हैं, इनके द्वारा तैयार की गई ये किताब है। बहुत ही अच्छी किताब है। इसके अंदर का कंटेंट आप देखोगे और ये स्टूडेंट, इसकी खूब डिमांड थी और शुरू के अंदर ये किताब आई थी तो जल्दी ही आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। दोबारा इस किताब को निकाल दिया गया है। ये किताब मार्केट में दोबारा अवेलेबल है और इस किताब के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है। और ये जो किताब है, एक तो ये किताब उन अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर भारतीय इतिहास का जो वेटेज है वो ज़्यादा है, या फिर आप कहो कि इतिहास विषय से, कि मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड की आप इस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी यदि आप इस सब्जेक्ट से कर रहे हो, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या क्या मैटर दे रखा है, सबसे पहले मैं आपको इसका कवर पेज दिखा देता हूँ। ये इसका कवर पेज है। अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रामाणिक विषय वस्तु का संकलन, भारतीय इतिहास, मानव की उत्पत्ति से देश की आज़ादी तक, फिर ये नाम लिखे हुए हैं। ये इसका कवर पेज है। इसको आप नज़दीकी किसी बुक स्टोर से जाके भी इसको खरीद सकते हो। और यदि आप वहाँ से या आपके आसपास का, या आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पर ये बुक उपलब्ध नहीं है, तो फिर बाद में आप इसको ऑनलाइन भी, नाथ पब्लिकेशन की जो वेबसाइट है, गूगल पे जाओगे, नाथ पब्लिकेशन सर्च करोगे तो वहाँ वो जो साइट मिलेगी आपको, उस साइट पे यह किताब आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम के अंदर भी इसका लिंक डाला हुआ है और हम यहाँ पर यूट्यूब चैनल के अंदर भी इस वीडियो के नीचे हम इसका लिंक डाल देंगे, तो वहाँ पर भी ये किताब मिल जाएगी आपको। और वैसे यदि पॉसिबल हो तो आप नज़दीकी बुक स्टोर पे यदि उपलब्ध है, क्योंकि यदि वहाँ उपलब्ध है तो फिर आपका जो भी डाक का पैसा है वो नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आगे देखिए, अब इस बुक के बारे में आपको इसके अंदर मैटर क्या क्या दे रखा है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो किताब है ये अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय, तो वही बात लिखी हुई है। ये भारतीय इतिहास है, मानव की उत्पत्ति से देश की आज़ादी तक। यहाँ पर आप नाम साफ साफ देख पा रहे होंगे, पवन भंवरिया सर असिस्टेंट प्रोफेसर, राजवीर शिलायत सर असिस्टेंट प्रोफेसर, मंजू नेहरा डुड्डी व्याख्याता इतिहास, विक्रम शिलायत सर प्रधानाध्यापक, इनके द्वारा तैयार किया गया ये मैटर है। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको तैयार किया गया है। जैसा आप देख पा रहे हैं, नाथ पब्लिकेशन सिक्कर इनकी ये प्रस्तुति है, उनके द्वारा ये निकाली गई किताब है। और इसके हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हम यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं। यदि किसी की समस्या आती है तो बिल्कुल आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। अभी किताब नहीं प्राप्त कर पा रहे हो और यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान होता है। उसके बाद आप, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स पे चलते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि इंडेक्स में देखते ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसके अंदर क्या दे रखा है। ये देखिए, सबसे पहले है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास में ये टॉपिक दे रखे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारत भूगोल एवं संस्कृति, पाषाण काल, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति, धार्मिक परंपराएं, बौद्ध, जैन, भागवत, शैव, शाक्त धर्म, सूत्र काल, महाकाव्य काल, महाजनपद व गणराज्य काल, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, हरियक वंश से नंद वंश तक, विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, हिंद यवन आक्रमण, शक, पहलव और कुषाण, गुप्त साम्राज्य, भारत 550 ईस्वी से 650 ईस्वी तक, थानेश्वर का वर्धन राजवंश, कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष, कश्मीर का राजवंश, पाल वंश, सेन वंश, पूर्व मध्यकालीन राजवंश, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चंदेल, कलचुरी, परमार, गहडवाल, चालुक्य वंश, संगम वंश, वाकाटक वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, है ना, पल्लव वंश, चोल वंश, हिंदू मंदिर स्थापत्य, प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था, बृहत्तर भारत तथा भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार और विदेशी यात्राओं का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। इसके टोटल 289 पेज है, 289 पेज है टोटल। जो प्राचीन भारत का इतिहास है, सिर्फ प्राचीन भारत के इतिहास के टोटल 289 पेज हैं। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, सल्तनत कालीन प्रशासन, भक्ति आंदोलन व सांस्कृतिक विश्लेषण, प्रांतीय राजवंश, मुगल साम्राज्य,
मुगल प्रशासन, मुगल चित्रकला, मुगल मनसबदारी प्रथा, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वतंत्र राज्यों का उदय, विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत, शिवाजी और पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य। यहां पर 578 पेज। ये 578 पेज दोनों के मिला के हैं, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, इन दोनों को मिला के यहां तक 578 पेज हो गए। फिर बाद में आता है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास में नए स्वतंत्र राज्यों का उदय, आंग्ल पंजाब संघर्ष, आंग्ल मैसूर संघर्ष, भारत में यूरोपियों का आगमन, 19वीं सदी के सामाजिक व धार्मिक आंदोलन, भारतीय पुनर्जागरण, 19वीं और 20वीं सदी में समाज सुधार, उसके बाद में सिख सुधार आंदोलन, ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास, ब्रिटिश काल में प्रेस का विकास, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 से पूर्व अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय संघर्ष, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 1857 के बाद अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय संघर्ष, है ना। इस तरह से ये तरीके से बनाया हुआ पूरा का पूरा। भारत में वामपंथी आंदोलन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कारखाना अधिनियम, सहकारिता, कृषि, श्रम, वित्त एवं अर्थव्यवस्था संबंधी आयोग, भारत में राष्ट्रवाद का उदय और राष्ट्रीय आंदोलन, स्वराज पार्टी और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा, प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं का राष्ट्रीय आंदोलन भूमिका, ब्रिटिश गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायस राय, भारत के गवर्नर जनरल, स्वतंत्रोत्तर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण व राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान और तकनीकी विकास, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, और फिर बाद में ये परिशिष्ट दे रखा है। टोटल यहाँ पर 864 पेज है। इस बुक के अंदर टोटल 864 पेज है, 3 पार्टों में डिवाइड है अलग अलग, और ये इनके टोटल टॉपिक हो गए। इसके बाद में देखिए, फिर बाद में इसके अंदर कंटेंट क्या दे रखा है उसकी बात अपन कर लेते हैं। ये तो इसकी क्या हो गई, ये तो इसकी इंडेक्स हो गई, ये प्राचीन भारत का इतिहास है, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर मैटर क्या दे रखा है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, और ये तो इसकी इंडेक्स हो गई। इसके अंदर देखिए आप, एक मिनट, इसकी जो अंदर का जो मैटर है वो मैं आपको दिखा देता हूं, एक मिनट आप चालू रखना। ये रहा, ये देखिए, ये इसका अंदर का मैटर है। ये देखिए, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है। इसको 2 पार्टों में बता दूंगा मैं, एक बार मध्यकालीन और आधुनिक का आज बताने की कोशिश करता हूं, उसके बाद जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसका भी एक दिन अपन अलग से मैं बता दूंगा। ये देखो इधर, सबसे पहले जो टॉपिक है वो आपका है भारत पर अरब व तुर्क आक्रमण, ठीक है ना। जैसे ये मध्यकालीन जो भारत है उसका ये पहला टॉपिक है, अरबों का सिंध विजय। इसके अंदर ये बाकायदा किस तरह से मैटर दिया हुआ है, जैसे ये देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ ताकि अंदाजा लग जाएगा कि इस किताब की लैंग्वेज क्या है और मैटर किस टाइप का है। कि अरब भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। उसके बाद स्रोत, अरबों द्वारा सिंध विजय का विस्तृत वृतांत चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। ये अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ है। चचनामा का फारसी से अंग्रेजी अनुवाद यूएम दाऊद पोटा ने किया था। तारीख सिंध क्या है, इसकी रचना 1600 ईस्वी में मीर मोहम्मद मासूम ने की थी। ये अकबर का दरबारी विद्वान था। इस ग्रंथ से भी अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। बिलादरी की पुस्तक किताब फुतुल उल बलदान 9वीं शताब्दी की रचना है, उसमें भी अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। फिर बाद में अरबों का सिंध अभियान हो गया। इस तरह से ये मैटर दे रखा है इसके अंदर। फिर आप आगे चलोगे, जैसे ये गजनवी और गौर राजवंश कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी अरब सिंध पर अधिकार करने में सफल रहे, किंतु उनकी सत्ता अस्थायी थी। वे इस्लाम व भारत के बीच आरंभिक संपर्क अवश्य स्थापित कर पाए, किंतु भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को ही जाता है। इस तरह से इसके अंदर मैटर दे रखा है। फिर ये बाद में महमूद गजनवी के बारे में आ गया, ठीक है ना। महमूद गजनवी के बारे में जैसे यहाँ से शुरू हो रहा है, महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी। सुबुक्तगिन के 2 पुत्र थे, महमूद और इस्माइल। महमूद बड़ा और इस्माइल छोटा था। सुबुक्तगिन अपने छोटे पुत्र से अधिक स्नेह रखते थे, इसलिए मरने से पूर्व उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, यानी किसको, इस्माइल को। महमूद ये सहन करने के लिए तैयार नहीं था। उसने इस्माइल को गजनी देकर तथा बल्ख अपने पास रखकर राज्य का विभाजन करने का सुझाव दिया, किंतु इस्माइल इसमें सहमत नहीं हुए थे। अंत में महमूद ने इस्माइल को एक युद्ध में परास्त कर बंदी बना लिया और अपने पिता के राज्य पर अधिकार कर लिया, ठीक है ना। तो ये
यहाँ पर इनके बारे में दे रखा है, जैसे कि महमूद गजनवी शासक बनते समय 27 वर्ष के थे, वह राजधानी उसकी राजधानी है वो गजनी थी, यह है यामिनी वंश से संबंधित था। तो इनके बारे में ये विवरण दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलोगे आप, ठीक है ना। फिर बाद में महमूद गजनवी के आक्रमण। उत्बी एकमात्र इतिहासकार है जिसने महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों का वर्णन किया है, किंतु उत्बी महमूद गजनवी के साथ भारत कभी नहीं आया। खैबर दर्रा को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस दर्रे को पार कर महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। हेनरी इलियट ने यह बताया कि 1000 से 1027 ईस्वी के बीच की अवधि में महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। पहला जो आक्रमण है वो 1000 ईस्वी में, दूसरा आक्रमण है वो 1001 ईस्वी में, और इनका फिर विवरण दे रखा है। फिर तीसरा आक्रमण, ये सारे आक्रमण दे रखे हैं, देखो इसके अंदर तीसरा है ना, चौथा आक्रमण, पांचवा, छठा है ना, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां सब दे रखे हैं, ये 11वां, 12वां है ना, इतने डिटेल से इसके अंदर दे रखा है। इसलिए मैंने आपको बताया कि इतिहास विषय से यदि आप फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर या फिर कॉलेज लेक्चरर इनकी यदि आप तैयारी कर रहे हो, और बाकायदा यहाँ तक यदि आपके फिर सेकंड ग्रेड में भी इतिहास के अंदर कुछ जो टॉपिक हैं वो आपके सिलेबस में है, तो वहां पर भी डिटेल से ये यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद देखो आप आगे चलो, ये दूसरा जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक का, वो यहाँ पर दे रखा है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, इसकी भी मैं एक दो लाइन बताता हूँ आपको कि 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान एक वंश के न थे, ये सभी सुल्तान तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की। इस प्रकार दिल्ली में इस समय में 3 राजवंशों ने शासन किया था। ये शासक स्वतंत्र माता पिता की संतानें थी, इस कारण इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान अथवा दिल्ली के मामलुक सुल्तान कहना भी उपयुक्त है। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत का प्रथम शासक था, अर्थात दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। इनके माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे और ये तुर्क थे। तुर्की भाषा में ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, ठीक है ना। एक यहाँ पर और मैं एक दो लाइन बता देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ मैं। कुतुबुद्दीन की एक अंगुली टूटी होने के कारण ऐबक कहलाया। ये बचपन में परिवार से बिछड़ गया था। कुतुबुद्दीन को निसापुर के काजी फखरुद्दीन अजीज कुफी ने सर्वप्रथम खरीदा था। अंत में मोहम्मद गौरी ने योग्यता से प्रभावित होकर अमीर आखुर का पद दिया। इतिहासकार हबीबुल्लाह ने, ये ठीक है जो बातें दे रखी हैं और ये फिर देखो यहाँ पर ऐबक ने 1192 ईस्वी के त्राइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में के बाद ऐबक को भारतीय प्रदेशों का प्रबंधक बनाया गया था, ठीक है ना। इसके बाद में ये विवरण दे रखा है। ये आप आगे चलोगे तो बहुत डिटेल से विवरण दिया हुआ है। फिर इल्तुतमिश आ गए। इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश के पिता का नाम क्या है, इनकी उपाधि क्या है, ठीक है ना। ये शमसी वंश या प्रथम इलबरी वंश का संस्थापक था, इनके बारे में ये विवरण दिया हुआ है। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखिए दिल्ली सल्तनत के शासकों का संक्षेप में कालावधि, ये डिटेल से जो अपन पढ़ रहे हैं है ना, यहाँ ये एक टेबल के रूप में यहाँ दिया हुआ लास्ट के अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद में केंद्रीय प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारी कौन से हैं, ठीक है ना। तो वजीर, आरेज ए मुमालिक, दबीर ए खास, बरीद ए मुमालिक, काजी ए मुमालिक, है ना, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक टेबल के रूप में अलग से दिए हुए हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार आता है, अमीर शिकार, अमीर बहर, सहनाए मंडी, ठीक है ना। इस तरह से इसके अंदर विवरण दे रखा है। सल्तनत काल के वजीर, इल्तुतमिश का वजीर बलबन, है ना, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। इस तरह से ये टेबलों के माध्यम से भी इसको सॉर्ट करके समझाया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे खूब मैटर दिया हुआ है, पढ़ने वाला होना चाहिए इसके लिए, इतना मैटर इसके अंदर उपलब्ध है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए विभिन्न सुल्तानों द्वारा बनाए गए विभाग, दीवान आरिज बलबन, दीवान वकूफ जलालुद्दीन खिलजी, दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी, दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान सियासत, इस तरह से यहाँ पे इनके विभाग दे रखे। सेना इनके, इसके बाद में आगे देखिए ये है ना, हिंदी भाषा में साहित्य, हिंदी भाषा का उदय सौरसेनी व अर्धमागधी भाषाओं में माना जाता है। वीर गाथा काल, हिंदी साहित्य का आदि काल या प्रारंभिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का है, 8वीं से 14वीं सदी तक। तो इस तरह से, ठीक है ना, ये और विवरण दे रखा है। अब ये सब तो पढ़ना संभव है नहीं, ठीक है ना। और इसके अंदर और क्या दे रखा है मैटर, ये भारतीय इतिहास ग्रंथ, तारीख सिंध, तारीख मासूमी,
बखर के मीर मोहम्मद मासूम द्वारा कृत एक फारसी स्रोत है जिसमें अलाउद्दीन का जैसलमेर विजय का विवरण मिलता है, तारीख ताहिरी, ठीक है ना। तो ये सब इसके अंदर, ये तो आप खुद पढ़ोगे तो ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। भक्ति आंदोलन व सांस्कृतिक विश्लेषण हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये भक्ति आंदोलन के अंदर रामानुजाचार्य जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हुए हैं, रामानुजाचार्य को मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। उनका जन्म 1016 ईस्वी में पेरम्बूर तमिलनाडु के अंदर आचार्य परिवार में हुआ था। रामानुजाचार्य का प्रारंभिक नाम लक्ष्मण था, इनके पिता का नाम केशव, माता का नाम कांतिमती था। रामानुजाचार्य ने कांची के यादव प्रकाश से वेदांत की शिक्षा ली, उसके बाद यमुनाचार्य की शिक्षता ग्रहण की थी। फिर ये प्रांतीय राजवंश आ गए, जौनपुर, है ना, और उसके बाद ये आधुनिक भारत का इतिहास आ गया। क्योंकि हमने शुरू में इंडेक्स में देखा है कि इसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर क्या मैटर दे रखा है, नए स्वतंत्र राज्यों का उदय, ठीक है ना। उसके बाद आप आगे चलोगे तो आंग्ल पंजाब संघर्ष, है ना, फिर आंग्ल मैसूर संघर्ष, है ना, इनका विवरण दे रखा है। भारत में यूरोपियों का आगमन हो गया। 1453 में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद भारत आने वाले यूरोप से स्थल मार्ग पर तुर्कों का अधिकार हो गया, इसलिए यूरोपीय लोगों के लिए भारत के लिए जल मार्ग की खोज आवश्यक हो गई। यूरोप गर्म मसालों के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर निर्भर है। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री यात्राओं व भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया। 1486 ईस्वी में पुर्तगाल नाविक बोर्थोलोमियो डियाज ने उत्मासा अंतरी अफ्रीका का दक्षिणी छोर है जो की खोज की, केप ऑफ गुड होप पहुंच गया। 1492 ईस्वी में इटली के जिनेवा का यात्री कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गया। भारत में जो यूरोपीय आए थे उनका क्रम ये है, पुर्तगाली हैं, डच हैं, अंग्रेज हैं, डेनिश है, फ्रांसीसी है। फिर ये पुर्तगालियों का, इनका विवरण दे रखा है, ठीक है ना। और उसके बाद में ये समाज सुधार आंदोलन, है ना, और जैसे यहाँ पे देखिए ये टॉपिक दे रखे हैं, ये समाज सुधारक आंदोलन, स्वामी दयानंद सरस्वती आ गए, जैसे ये आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म, भाई इनका विवरण दे रखा है पूरा का पूरा, ठीक है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 में गुजरात के मोरवी रियासत में टंकारा जिला राजकोट नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन का नाम मूल शंकर है, लेकिन स्वामी पूर्णानंद ने इनका नाम बदलकर दयानंद सरस्वती रख दिया था। एक बार शिवरात्रि के पर्व पर उन्होंने एक चूहे को शिवलिंग से खाद्य सामग्री ले जाते देखा। उन्हें लगा कि जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकते वह अन्य की रक्षा कैसे करेंगे। 1840 ईस्वी में बहन की मृत्यु के बाद उन्हें जीवन की क्षण भंगुरता का एहसास हुआ। घर का परित्याग करने के 4 साल बाद 1848 में नर्मदा नदी के तट पर स्थित चाणोद नामक स्थान पर सरस्वती संप्रदाय के, ठीक है ना, बाकी ये फिर आगे पेज ये खत्म हो गया ये। उसके बाद ये सामाजिक धार्मिक जागरण से संबंधित संगठन है जो एक साथ दे दिया। ये अंदर भी मैटर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ये टेबल के रूप में दे दिया। जैसे आत्मीय सभा स्थापना 1815 बंगाल, संस्थापक राजा राम मोहन राय है। यूनिटेरियन सोसाइटी 1823 बंगाल, संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज 1828 बंगाल, राजा राम मोहन राय। धर्म सभा 1830 बंगाल, राधा कांत देव। इस तरह से ये टेबल में भी दिया हुआ मैटर है। ये देखो लंबी टेबल है ये, ठीक है ना। इस्लामी सुधार आंदोलन हो गए, फिर उसके बाद आगे चलो आप, फिर ये सिख सुधार आंदोलन हो गए, है ना। उसके बाद में देखिए फिर बाद में ये ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए कोई प्रयास नहीं किया। जो थोड़े बहुत प्रयास किए वे व्यक्तिगत स्तर पर ज़्यादा नहीं हुए। इनके बारे में ये विवरण दे रखा है, ये पढ़ना तो अब इसके बाद में देखो ये कुछ आयोग और समितियां दे रखी हैं, है ना। फिर ये भारत से प्रकाशित जो भी समाचार पत्र हैं उनकी एक टेबल बना रखी है ना। तो ये विवरण इसके अंदर दे रखा है। ये देखो ये कंटिन्यू, ये खूब लंबी टेबल है, ये कितना याद कर लो चाहे आप। विदेशों से स्थापित राजनीतिक संगठन, है ना, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, ये इस प्रकार से इसके अंदर ये विवरण दिया हुआ है ये, ठीक है ना। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में चल रहा है ये, है ना। ये देखो, है ना, कांग्रेस के अधिवेशन, ये पूरे के पूरे अधिवेशन। पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। WC बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधि थे। दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1886 में कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। ये हर अधिवेशन, सब अधिवेशन का यहाँ पे विवरण दे रखा है। ये देखो सारे के सारे अधिवेशन, ठीक है, ये सारे के सारे अधिवेशन। फिर बाद में शॉर्ट में भी दे रखा है ये, मतलब दोनों चीजें हैं, डिटेल में भी दे रखा है, शॉर्ट में भी दे रखा है। तो ये शॉर्ट में आपको करना नहीं पड़ेगा, शॉर्ट में पहले से ही किया हुआ है, ठीक है ना।
तो ये देखो अंदर शॉर्ट के अंदर दे रखा है ये 1893 में लाहौर दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में लाला लाजपत राय ने सरकार की शिक्षा नीति की आलोचना की। इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई थी। ये सब शॉर्ट में भी दे रखा है। ये देखो पूरी टेबल मैंने दिखा रखी है यहाँ पर आपको, है ना। 1938 हरिपुरा गुजरात, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष, 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन, है ना, ये सब। फिर बाद में राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण 1885 से 1905, ठीक है ना, उसके बारे में ये विवरण दे रखा है ये, है ना। उदारवादियों की नीति, इसके बाद ये इस तरह से। तो इसके अंदर बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा कंटेंट दे रखा है। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हो, जो इस विषय से प्रेम करता है या फिर उसके लिए इस विषय का महत्व है, उसको ये किताब पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी किताब है ये, ठीक है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर बाद में।